गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज का बेटा अपना जो टॉपिक है, अपना जो 12th म्यूजिक में वो रहेगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम आज पढ़ेंगे अब्दुल करीम खां के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अब्दुल करीम खां। आज हम अब्दुल करीम जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बेटा, इतिहास में उन्हीं लोगों को, उन्हीं योद्धाओं को याद किया जाता है जिन्होंने समाज में, देश में, राज्य में किसी भी विधा में परिवर्तन किया हो, बदलाव किया हो, जिनके द्वारा लोगों की सोच, लोगों के रहन सहन में, खाने पीने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में बदलाव किया जाए। उन योद्धाओं को, ऐसे महान पुरुषों को इतिहास में याद किया जाता है। तो उसी प्रकार से अपना जो संगीत है बेटा, उस संगीत में भी बहुत सारे जो संगीत के जो विद्वान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। अपना पूरा जीवन उन्होंने संगीत को समर्पित कर दिया। और किस प्रकार से अब्दुल करीम खां जी ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हुए संगीत को एक ऊंचाई की ओर वो लेकर गए, किस प्रकार से उनका जो जीवन था उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ उन्होंने सहन की और किस प्रकार से उन्होंने परिश्रम किया, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है अब्दुल करीम खां जी का, तो यहाँ पर हम इनके जो जीवन की जो मुख्य जो घटनाएं हैं बेटा, वही रखेंगे। वैसे यदि हम इनके पूरे जीवन की डिटेल से जानकारी लें तो वो थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। अब्दुल करीम खां जी बहुत ही अच्छे संगीतकार हुए हैं। उन्होंने एक नई गायकी को जन्म दिया, एक नई गायकी को आविष्कार किया, उसको जन जन तक पहुंचाया, श्रोताओं को उन्होंने दिया और जिन्होंने भी उस गायकी को सुना वो बड़े ही मंत्रमुग्ध हो गए। तो इनके जीवन की जो मुख्य जो घटनाएं हैं वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो मुख्य रूप से जब किसी भी संगीतकार का, किसी भी व्यक्ति का परिचय बताया जाता है तो बचपन से ही शुरुआत की जाती है, बाल्यावस्था से ही शुरुआत की जाती है। तो अब्दुल करीम खां जी का जो बालपन था वो कैसा रहा और किस प्रकार से उन्होंने संगीत कहाँ से सीखा, किस प्रकार से उन्होंने रियाज किया, आइए चलते हैं। बेटा, अब्दुल करीम खां जो थे, इनका जो जन्म है वो सन 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? किराना। किराना एक घराना भी है। घराना, किराना एक गांव का नाम है। ये गांव भी है। किराना ये पड़ता है बेटा सहारनपुर में। सहारनपुर, और सहारनपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब्दुल जो करीम खां थे वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो कस्बा गांव है, उसके एक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ। उनका जो गांव था उनका नाम है किराना। और बेटा देखिए, घराना जो शब्द है ये घर परिवार समुदाय से ही जुड़ा हुआ है। 11th में हमने टॉपिक पढ़ा था घराने के विषय में, कोई कौन कौन से घराने, घराना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो किराना जो घराना है ये अब्दुल करीम खां जी का घराना है। अब्दुल करीम खां जो है वो किराना घराने से संबंध रखते हैं। और किराना जो घराना है ये ध्रुपद के लिए मशहूर है।
ध्रुपद गायन के लिए। ध्रुपद जो गायन है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रकार से सिखाया जाता है। जो व्यक्ति जिस गांव से बिलोंग करता है, जिस गांव में रहता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त करता है, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूता है, और उसके उस साहस से, उस प्रयोग से समाज में बदलाव होता है। और दूसरे गांव के जो व्यक्ति है, दूसरे समाज के जो लोग हैं, वो यदि उनके जीवन का अनुसरण करे, उनके जीवन की जो अच्छी जो बातें थी उनका अनुसरण करे, अपने जीवन को वो बदलना चाहे, बदलाव करे, तो वो जो व्यक्ति जिस गांव से बिलोंग करता है वो उसका घराना कहलाएगा, उसका घर है वो उसका घराना कहलाएगा। इसलिए जो उनका गांव था बेटा, वो एक घराने में तब्दील हो गया, इस घराने के नाम से जाना गया। किस प्रकार से जाना गया? अब्दुल करीम खां जो थे वो एक ध्रुपद गायककार थे। इनके जो माता पिता थे वो भी अच्छे संगीतकार थे, प्रसिद्ध गायककार थे उस समय के, और सारंगी वादक थे, तंत्रकार भी थे, तंत्रकार भी कहा जाता है उनको। तो इनके जो माता पिता थे वो सारंगी वादक थे, और सारंगी जो बेटा वाद्य है ये तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है, तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है, जिनमें तार लगे होते हैं जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं। जैसे कि हमारा सारंगी होता है, तानपुरा होता है, सितार होता है, वायलिन होता है, ये तत्ववाद्य की श्रेणी में आते हैं। तो इस तत्ववाद्य को बजाने वाले जो वादक होते हैं उनको तंत्रकार भी कहा जाता है। और एक होता है जो रचना माहौल के अनुसार श्रोता किस प्रकार का गीत सुनना पसंद करते हैं, उनकी मन की जो भावना होती है, जो कल्पना होती है, उस कल्पना को महसूस करना, और उसी कल्पना के आधार पर तुरंत रचना तैयार करना और तुरंत उसे गाना, उसे भी तंत्रकार कहते हैं। तुरंत गायन करने के लिए जो भी गीत पहले बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर रियाज किया जाएगा, उसकी बंदिश बनाई जाएगी, फिर उसको गाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तंत्रकार के विषय में जो मत है वो इस प्रकार से भी है कि तुरंत जो रचना तैयार करके गाने की जो क्षमता रखता है उसे तंत्रकार कहा जाता है। और यहाँ पर जो तंत्रकार लिया गया है, मेरा अपना जितना अनुभव है उसके आधार पर यही है कि जो तत्ववाद्य, तार वाले जो वाद्य बजाने वाले जो कलाकार होते हैं उन्हें तंत्रकार भी कहा जाता है। तो सारंगी जो वादक थे उनके पिताजी, और इसलिए उनको तंत्रकार भी कहा जाता है। तो अब्दुल जो करीम खां है बेटा, इनके पिता का नाम था काले खां। पिता का नाम क्या था? काले खां। पिता का नाम काले खां। जन्म कब हुआ? 1884 में। जन्म 1884 में किराना सहारनपुर गांव में इनका जन्म हुआ। और ध्रुपद गायककार थे ये। इनके जो पिता थे उनका नाम काले खां था, और इनके जो पिता थे वो सारंगी वादक थे। इनको तंत्रकार भी कहा जाता है। इनके अब्दुल करीम खां जो थे बेटा, उन्होंने अपने पिताजी से व चाचा अब्दुल खां से, अब देखिए यहाँ पर इनके चाचा का नाम भी आ गया है। इनके जो चाचा थे अब्दुल खां, अब्दुल करीम खां ने अपने पिता काले खां से और चाचा अब्दुल खां से संगीत की तालीम ली, संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही अब्दुल करीम खां बहुत अच्छा गाना गाने लगे थे, क्योंकि घर में इनके जो पिता थे, चाचा थे, माता थी, और भी भाई बहन जो भी थे, वो सभी संगीत से जुड़े हुए थे। मतलब कि 24 घंटे घर में संगीत का माहौल रहता था। तो इसलिए इनको संगीत सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सुबह शाम उठते बैठते इनको संगीत ही संगीत सुनाई पड़ता था। और सुनने के बाद जो अंदर ही अंदर जो महसूस करते थे, और उसी के कारण ये बहुत ही जल्दी इस कला में पारंगत हो गए।
तो कहा जाता है कि अब्दुल करीम खां का जो बाल्यपन था वो संगीत में रहा, संगीत में ही गुजरा, संगीत में ही उन्होंने अपना बचपन जिया। और 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष बहुत कम होती है, 6 वर्ष की आयु में पहली बार इनको गाने का मौका मिला। इनके जो पिता थे, इनके जो चाचा थे, वो स्टेज के माध्यम से प्रोग्राम करते थे, संगीत का प्रचार प्रसार करते थे। तो अब्दुल करीम खां जो थे वो बचपन में बहुत ही नटखट स्वभाव के भी रहे, और 6 वर्ष की आयु में ये अपने पिता और चाचा के साथ एक संगीत महफिल में इन्हें जाने का अवसर मिला, और वहाँ पर श्रोताओं के आह्वान पर इनको गाने का भी मौका मिला। तो 6 वर्ष की आयु में इन्होंने सबसे पहले स्टेज पर अपना परफॉर्म किया, अपनी गायकी का वहाँ पर प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन से जो श्रोता थे वो इतने प्रभावित हुए, इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि इतनी छोटी उम्र का एक छोटा सा बच्चा इतना सुंदर, इतना अच्छा गायन करता है, आगे चलकर ये अपने गांव का, शहर का, देश का नाम रोशन करेगा। और ऐसा ही अब्दुल करीम खां जी ने किया भी। तो इस प्रकार से 6 वर्ष में उनको सबसे पहले गाने का मौका मिला, और 15वें वर्ष में पहुँचते पहुँचते, जब तक अब्दुल करीम खां जी 15 वर्ष के हुए तब तक तो उन्होंने संगीत कला की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। मतलब कि उन्होंने संगीत कला में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त कर ली थी। अपने पिताजी से उन्होंने सारंगी वादन सीखा, चाचा जी से उन्होंने संगीत की गायन शैली की बारीकियाँ सीखी, और इस प्रकार से वो उन दोनों के साथ आपस में मिलकर वो जब रियाज, प्रैक्टिस, अभ्यास करते थे तो उनकी जो गायकी थी उस गायकी में एक बहुत ही आकर्षण उत्पन्न होता था, और वो आकर्षण श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनकी गायकी को सुनकर। तो इस प्रकार से 15 वर्ष की आयु में उन्होंने संगीत कला को बहुत अच्छी तरह से नज़दीक से समझ लिया था, सीख लिया था, और उनकी जो उन्नति थी, उनकी जो ये काबिलियत थी, इस काबिलियत की चर्चा वहाँ के जो राजा थे, नरेश थे, वह उनके दरबार तक पहुँची। कहाँ तक? बड़ौदा के। बड़ौदा के जो बेटा राजा थे वहाँ तक इनकी उपलब्धि की चर्चा पहुँची, और बड़ौदा नरेश ने इनको अपने दरबार में आमंत्रित किया, बुलाया गया, पूछा गया कि भी आप कौन, कहाँ से, कैसे। चर्चा की इनसे, और इनको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया, दरबारी गायक इनको नियुक्त कर लिया। इनको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद 6 वर्ष में इन्होंने गाना प्रारंभ किया। 15 वर्ष में पहुँचते पहुँचते उन्होंने बहुत ही अधिक संगीत में उन्नति प्राप्त कर ली थी, जिसकी चर्चा राजा बड़ौदा के दरबार तक पहुँची, और उन्होंने इनको अपने दरबार में दरबारी गायक के पद पर नियुक्त कर लिया। कुछ समय तक वहाँ पर ये दरबारी गायक के पद पर कार्य करते रहे, और सन 1902 ईस्वी में अब्दुल करीम खां जो थे बेटा, वो उनका जो उद्देश्य था वो अलग ही था। उनका उद्देश्य बंद कर काम करना नहीं था। वो दरबार में दरबारी गायक के पद पर नौकरी जरूर करते थे, लेकिन उनका मन वहाँ पर कम लगता था। उनका अपना मानना था कि संगीत को जन जन तक पहुँचाना है, संगीत का प्रचार प्रसार करना है, और यदि मैं राजा के दरबार में ही रहा तो संगीत यहाँ तक ही सीमित रह जाएगा और सभी श्रोताओं के तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उनका जो मन था वो वहाँ पर कम लगता था, इसलिए उन्होंने राजा से आज्ञा ली, और सन 1902 में उन्होंने राजा का जो दरबार था, मतलब कि जो नौकरी थी, वो उन्होंने छोड़ दी, और वो सबसे पहले बम्बई गए। 1902 में वो सबसे पहले कहाँ गए? बम्बई गए। बम्बई जाने के बाद वो वापस मिर्ज़ा गए। बम्बई जाने के बाद वो वापस मिर्ज़ा गए। उनका मानना था कि भाई यदि स्कूल कॉलेज खोले जाएं तो वहाँ पर जो विद्यार्थी आएंगे उन विद्यार्थियों के माध्यम से संगीत का प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहाँ पर उनको अच्छे से प्रैक्टिस, अभ्यास करवाया जाए, उनकी रियाज करवाया जाए, उनको संगीत की बारीकियाँ बताई जाए। तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल कॉलेज खोलने के लिए जगह की तलाश की,
और उस जगह की तलाश करने के लिए वो सबसे पहले 1902 में बम्बई गए। वहाँ पर उनको कोई अच्छा स्थान नहीं मिला और फिर वो वापस मिर्ज़ आ गए। मिर्ज़ जाने के बाद कोई बात नहीं, घबराए नहीं, चलता रहा उनका सफ़र जो था। और फिर वो 1913 में पूना गए और पूना में जाने के बाद उन्होंने आर्य संगीत विद्यालय के नाम से उन्होंने स्थापना की। कब करी? 1913 में। 1902 में बम्बई गए और वहाँ पर जगह नहीं मिली, फिर वापस मिर्ज़ आ गए और इस प्रकार उनकी जो गायकी का जो सफ़र था वो निरंतर चलता रहा। वो अपनी गायकी का प्रचार प्रसार करते रहे और फिर उन्होंने दूसरे प्रयास में 1913 में पूना में जगह तलाश की और पूना में जाकर उन्होंने आर्य संगीत विद्यालय के नाम से एक कॉलेज की स्थापना की। उसकी एक शाखा 1917 में, पहले बम्बई में गए थे जब जगह नहीं मिली थी, फिर 1913 में पूना में संगीत का विद्यालय खोल दिया उन्होंने और उसी विद्यालय की एक शाखा 1917 में बम्बई में स्थापित की। बम्बई में उन्होंने उसकी एक शाखा स्थापित की, खोली, जो कि 1920 में बंद हो गई। 1920 में ही वो बंद हो गई आर्थिक स्थिति के कारण, लेकिन वो घबराए नहीं। उनकी गायकी का जो सफ़र था वो ऐसे ही निरंतर चलता रहा। उन्होंने सबसे पहले 1913 में एक कॉलेज की स्थापना की, उसकी एक शाखा 1917 में बम्बई में खोली, जो कि 1920 में बंद हो गई। उसके बाद बेटा उनका जो सफ़र था गायकी का वो चलता रहा और खां साहब अब्दुल करीम खां जी जो थे वो अपनी गायकी में कर्ण स्वर का प्रयोग करते थे। कर्ण स्वर का प्रयोग करते थे और मींड स्वर का प्रयोग करते थे। मींड स्वर बेटा, कर्ण स्वर और मींड स्वर दोनों की क्रियाएं अलग अलग होती है। दोनों ये अलंकारिक स्वर है जो भी किसी रचना को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब्दुल करीम खां जी जो थे वो ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद जो गायकी है ये गंभीर होती है। कर्ण जो स्वर है ये अलंकारिक है, इसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है इनका प्रयोग करने से। और यहाँ पर प्रकृति गंभीर है, यहाँ पर करुण, भयानक, रौद्र इस प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। तो दोनों प्रकृति अलग अलग है, दोनों का गायकी का अलग अलग तरीका है, अलग सिस्टम है। लेकिन अब्दुल करीम खां की यही क्वालिटी थी। अब्दुल करीम खां जो थे बेटा वो ध्रुपद गायक होते हुए भी अपनी गायकी में कर्ण स्वर का और मींड स्वर का प्रयोग करते थे। इन दोनों का प्रयोग करने से इनकी जो गायकी है, इनकी जो गायकी में जो आलाप जब ये लेते थे, आलाप का जब प्रयोग करते थे तो एक धारा सी प्रवाहित होती थी, धारा सी प्रवाहित होती थी। मतलब एक पानी की इस प्रकार से जो चाल होती है उस प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई देती थी उनके द्वारा जब वो गायकी गाई जाती थी। जब वो ध्रुपद गायन करते थे उसमें कर्ण मींड का प्रयोग करते हुए जब वो आलाप करते थे तो एक धारा सी प्रवाहित होती थी, ऐसा लगता था कि पानी की लहरें बह रही हो। तो इस प्रकार की उनकी गायकी थी। उस गायकी में कर्ण और मींड स्वर का वो विशेष रूप से प्रयोग करते थे, ये उनकी क्वालिटी थी। उन्होंने एक गायकी को भी लोकप्रिय बनाया जिसे ठुमरी के नाम से जाना जाता है। ठुमरी एक अलग गायकी है, ध्रुपद एक अलग गायन है, ख्याल अलग गायन है, होरी अलग गायन है, तराना अलग गायकी है, ख्याल अलग गायकी, इस प्रकार से बहुत सारी गायन शैलियाँ होती है। तो ठुमरी जो गायकी है इसका जो प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय है वो अब्दुल करीम खां जी को दिया जाता है, क्योंकि जब ध्रुपद का अधिक बोलबाला था, जब ध्रुपद गायन
का सभी संगीतकार प्रयोग करते थे, सभी श्रोता इसको सुनना पसंद करते थे, इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो रखा था। उस समय में एक नई गायकी को लाना और उसका प्रचार करना, श्रोता तक पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल कार्य था, जो अब्दुल करीम खान ने बहुत ही आसानी से किया। इसलिए इनको संगीत में विशेष रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। ठुमरी इन्होंने जो गाई, उस समय जो ठुमरी गाई, जो बंदिश ठुमरी में जो ली गई, वो थी बेटा, पिया बिन नाही आवत चैन। ये उस समय की जो बंदिश थी बेटा, ये बहुत ही अधिक लोकप्रिय हुई और शास्त्रीय संगीत में इस ठुमरी को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो अब्दुल करीम खान को दिया जाता है। इसी गीत के माध्यम से अब्दुल करीम खान का जो नाम है वो संगीत के इतिहास में बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। तो अब्दुल करीम खान जो थे, उन्होंने एक गायकी का भी आविष्कार किया। अब्दुल करीम खान जी जो थे बेटा, वो बड़े ही शांति प्रिय थे, शांति प्रिय, उदार हृदय तथा फकीर वर्ती के ये गायक थे। फकीर वर्ती के गायक थे, शांति प्रिय। इनका जो स्वभाव था बेटा, वो बड़ा ही शांत था, शांत स्वभाव के थे, उदार हृदय, बड़े हृदय वाले थे। फकीर, साधु संत, जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार से अब्दुल करीम खान जी ने भी अपना पूरा जीवन साधु संतों की तरह ही जिया। वो कभी भी अपने मन में कोई शंका नहीं रखते थे, कभी भी द्वेष भावना नहीं रखते थे, सभी को एक सामान्य दृष्टि से देखते थे। जब भी कभी भी उनसे सुनने की इच्छा कोई भी व्यक्ति रखता था, तो वो बहुत ही जल्दी उनकी इच्छा को पूरा करते थे, कभी भी मना नहीं करते थे। बड़े शांत रहते थे, कम बोलना, अपने काम से काम रखना, अपने गायकी को निरंतर आगे बढ़ाते रहना, इस प्रकार का उनका स्वभाव रहा। और जब नियमित रूप से शांत मन से जब रियाज प्रैक्टिस अभ्यास किया जाता है, तो हमारे मन की जो चंचलता होती है बेटा, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है। मन के अंदर जो कल्पना चल रही होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। यदि हम उनकी स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने मन की कल्पनाओं के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, उनकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, सफलता हमारा कदम चूमेगी। हमें सफलता के पीछे नहीं दौड़ना है, सफलता हमारे पीछे दौड़ेगी। तो इस प्रकार से संगीत में अब्दुल करीम खान के जो जीवन से, घटना से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी कार्य किया जाए वो बड़े ही शांत मन से किया जाए, गंभीरता के साथ किया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ही हमें अच्छा प्रभाव देता है। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन रहा बेटा, शांति प्रिय स्वभाव के थे, वो बड़े हृदय वाले थे, सबको एक समान दृष्टि से देखते थे और बड़े ही साधु संत की तरह वो अपना जीवन, सादा जीवन जीना उन्होंने अपना जीवन जिया। तो इस प्रकार के अब्दुल करीम खान जी जो थे, इनकी गायकी में एक और समानता देखने को मिलती है, जो ऐसे बहुत ही कम कलाकार होते हैं जिनके अंदर इस प्रकार की क्वालिटी होती है। अब्दुल करीम खान जी जो थे बेटा, वो अपनी गायकी में, देखो मैंने आपको बता दिया आपको पहले, करुण रस और श्रृंगार रस, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। करुण और श्रृंगार, ये चंचलता है, इसके अंदर गंभीरता है। अब ये दोनों जो कार्य है, दोनों जो रस है, ये इनकी गायकी में देखने को मिलता है। अब्दुल करीम खान जी जो गायन गाते थे, जो भी गायन गाते थे, जब भी गायन गाते थे, तो उनकी गायकी में करुण और श्रृंगार रस का जो समन्वय है, समानता जब वो देखने को मिलती है। और अब्दुल करीम खान जी जो थे बेटा, इनका जो जीवन है वो जीवन कम ही रहा और इनकी जो शिष्य परंपरा में
मुख्य रूप से जो उनके शिष्य रहे उनमें मुख्य नाम जो है बेटा उसमें आता है अपना हीराबाई बड़ौदकर। हीराबाई बड़ौदकर जिनकी शिष्या थी, और रोशन आरा बेगम। ये जो नाम है बेटा ये इनके जो शिष्या थी उनकी मुख्य शिष्याओं में आता है, और इन्होंने आगे चलकर ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया, ठुमरी को आगे बढ़ाया, और अब्दुल करीम खां जी की जो विशेषता थी उनका इन्होंने प्रचार प्रसार करना किया। इन्होंने अब्दुल करीम खां जी से संगीत की तालीम ली। अब्दुल करीम खां जी के जीवन के विषय में एक और घटना विशेष रूप से कही जाती है कि अब्दुल करीम खां जी जो थे वो नियमित रूप से रियाज प्रैक्टिस करते थे, और ऐसा कहा जाता है मरने से पहले उन्होंने नमाज पढ़ी और राग दरबारी कानड़ा, राग दरबारी कानड़ा एक राग का नाम है बेटा। राग दरबारी जो कानड़ा है इसमें भगवान से खुदा से प्रार्थना की, और इस प्रकार इस राग में वो गायन करते करते 27 अक्टूबर 1937 ईस्वी को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये यहाँ से चले गए, हमारे बीच से विदा हो गए सदा सदा के लिए। इनके शव को मिर्ज लाया गया। इनके शव को मिर्ज लाया गया, और मिर्ज लाने के बाद बेटा ख्वाजा जो भीरा थे, ख्वाजा भीरा की कब्र के पास दफना दिया गया। मतलब राग दरबारी कानड़ा में इन्होंने गायन करते करते अपने प्राण त्याग दिए। कब? 27 अक्टूबर 1937 को। फिर इनके जो शव है को मिर्ज लाया गया, और मिर्ज लाने के बाद ख्वाजा भीरा की जो कब्र थी उसके पास इनकी भी कब्र बनाई गई, वहाँ पर इनको दफना दिया गया। तो इस प्रकार से अब्दुल करीम खां जी जो थे वो हमारे बीच में संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जो जीवन है उन्होंने इस प्रकार से जिया। हमने इनकी जीवन की जो मुख्य जो घटनाएं थी उस पर चर्चा की इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अब्दुल करीम खां जी के जीवन के विषय में कुछ सीखने को मिलेगा, और आप उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, और आगे चलकर आप भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहेंगे। ऊंचाइयों की ओर ऊंचा उठने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के लिए अब्दुल करीम खां जी ने हमें अपने जीवन से प्रेरणा दी कि जब आप मेहनत करें तो वो शांत मन से की जाए, एकाग्रचित्त होकर की जाए, शांत माहौल में की जाए, तो ऑटोमेटिकली आप उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। आशा करता हूं कि आप इसको वीडियो के माध्यम से आपको अब्दुल करीम खां जी का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आएगा, और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से अब्दुल करीम खां जी का जीवन परिचय अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।